अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। लेक्चर नंबर 8 में इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस इन सी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ फंक्शन देखे, फंक्शन की डेफिनेशन देखी। आज इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इसमें से आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आपने इनके जो सिंटैक्स हैं, फंक्शन का सिंटैक्स या फंक्शन में जो रिटर्न टाइप इस्तेमाल हो रही है, फंक्शन का नेम, ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। टुडेज़ एजेंडा में इंशाल्लाह हम आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ फंक्शन रिटर्न वैल्यू? How can this value be used? Question number 3, what is local variable? Explain its scope and lifetime. Question number 4, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में था what is local variable। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे what is global variable, explain its scope and lifetime. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। दो चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। नंबर 1 पे फंक्शंस विदाउट आर्गूमेंट्स, नंबर 2 पे फंक्शंस डैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स। ये समझ लें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे। इनमें हम इनका सिंटैक्स देखेंगे और इन तमाम के हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। फंक्शन में हमने देखा था, फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। रिटर्न टाइप जो हम शुरू में लिखते हैं VOID वाइड, जो हम अपना मेन फंक्शन जो प्रोग्राम हम लिखते हैं तो मेन फंक्शन हम लिखते हैं जिसमें हम VOID वाइड लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम आता है जो हम लिखते हैं MAIN मेन। उसके बाद हम लगा देते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, अगर आपको ये याद हो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हम लिखते हैं वाइड मेन और इसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट। बेसिकली ये फंक्शन है, लेकिन ये मेन फंक्शन है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लाइब्रेरी से कुछ फंक्शन लेके उनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हमने फंक्शन बनाने हैं जो हम अपने ही प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन के हमने यूजेस भी देखे थे। हमने देखा था कि फ़ंक्शन एक दफ़ा बना लें तो इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पे ये जो एक कीवर्ड है वाइड, ठीक है, ये बेसिकली है रिटर्न टाइप कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं या आपने जो मेन प्रोग्राम लिखा है या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, लाइक INT इंट या डाटा टाइप फ्लोट FLOAT फ्लोट। इस तरह जो हम डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दी थी कि फ़र्ज़ करें अगर हम 2 नंबर ऐड करवाते हैं 2 + 3, ये आपका फंक्शन है। हाँ, आप सम का फंक्शन बनाएं। सम के फंक्शन का काम क्या होगा? इन दोनों नंबर को ऐड करना। इसके बाद इसका एक रिज़ल्ट आएगा। इसका आंसर मतलब जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो होगा 5। ये जो 5 है ये रिटर्न किया जा रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम होगा नंबर सम करके आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू, और सिंगल वैल्यू जो रिटर्न की जाएगी, ज़ाहिर है ये 2 इंटीजर थे 2 और 3, तो आंसर भी आपका इंटीजर में आएगा। वो हम वाइड की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं INT इंट। इसके बाद फंक्शन का नेम आता है मेन और उसके बाद आती है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम जो है आर्गूमेंट्स लिखते हैं। आज हम ये देखेंगे कि पासिंग पैरामीटर क्या होते हैं। अब आपने पहले एक चीज़ को समझना है, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। अगर आप वो चीज़ पहले समझ लेंगे तो आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अब इसमें देखें, फ़र्ज़ करें आपने प्रोग्राम लिखा जो आप लोग अपने क्लास में भी लिखते रहे थे, प्रैक्टिस आप लोगों ने की। प्रोग्राम आपने शुरू किया वाइड मेन से, वो लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट में आप एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसका काम क्या है? स्क्रीन को क्लियर करना। इसका नेम क्या है? क्लियर स्क्रीन। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या दिया गया? कुछ भी नहीं, मतलब कोई पैरामीटर नहीं। क्या इसकी कोई रिटर्न टाइप दी गई है? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? अब जो आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे वो आपका होगा मेन प्रोग्राम। ठीक है, और जो फंक्शन आप बना के अलग से सेव कर लेंगे लाइब्रेरी में, वहाँ से आप फंक्शन को कॉल करके अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपका जो प्रोग्राम होगा वो कॉलिंग प्रोग्राम होगा, जो कॉल करेगा दूसरे प्रोग्राम को, वो जो लाइब्रेरी में पड़े होंगे। ठीक है, आप लोग बना के वहाँ पे सेव करें या अपने ही प्रोग्राम में सेव कर लें। अब इसकी डेफिनेशन देखें, क्वेश्चन देखें पहले। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब एक फंक्शन आपने बनाया, उसको लाइब्रेरी में रखा, और उस फंक्शन को जब आप काम करने के लिए कहते हैं कि आओ और ये काम करो, और जिन वैल्यूज़ पे उसने काम करना होगा वो वैल्यूज़ क्या होंगी? पैरामीटर। पैरामीटर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होती हैं? ब्रैकेट्स, ये वाली। इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड। अब इसका क्या मतलब है? अब इस पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक और चीज़ यहाँ पे लिखती हूँ मैं। फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोग्राम लिखा, छोटा सा मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। फंक्शन जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बनाया था वही फंक्शन मैं यहाँ पे बनाती हूँ। मैंने बनाया int, रिटर्न टाइप लिखी, sum सम मैंने नेम लिखा, और ब्रैकेट में मैंने 2 पैरामीटर दिए। फ़र्ज़ करें मैं डायरेक्ट पैरामीटर दे देती हूँ, वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रही। 2 3 ये एक फंक्शन है, सम का फंक्शन है। ये क्या करेगा? ये 2 वैल्यूज़ को सम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए। आप ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं, 10 12 200 500 10,000 पैरामीटर भी दे सकते हैं। जितने पैरामीटर देंगे उनको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये सम का फंक्शन है। ये क्या करेगा? इन वैल्यूज़ को सम करेगा जो आप यहाँ पैरेंथेसिस में मतलब ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों, जितने मर्जी पैरामीटर हों, ये जो वैल्यूज़ होंगी इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। जितने मर्जी पैरामीटर्स हों, आंसर हमेशा इसका सिंगल आंसर आएगा, और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इंटीजर, मतलब इंटीजर में आंसर आएगा। यहाँ पे बेशक आप फ्लोट वाले नंबर भी यूज़ कर लें, लेकिन आंसर यहाँ पे अगर int लिखा है तो आपको आंसर हमेशा उसको इंटीजर में ही आंसर मिलेगा। The sequence and types of parameters in function call must be similar to the sequence and types of parameter in function declaration. Parameters in function call are called actual parameters. Parameters in function declaration are called formal parameters. ये 2 डेफिनेशन, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, पेपर में इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट इज़ पैरामीटर इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। एंड सेकंड पे देखें, पैरामीटर्स इन फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ये जो डायग्राम नीचे लगी है ये आपकी बुक से ही मैंने ली है। इसको समझ लें कि अब यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है। यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये डेफिनेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है, ये वो प्रोग्राम है जो आप अपनी क्लास में लिखते रहे हैं। #include io.h stdio.h, उसके बाद #include conio.h, फिर वाइड मेन लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, आप लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये वो वाला प्रोग्राम है, ठीक है। और ये एक सिंपल सा फंक्शन है, जैसे लाइब्रेरी में बने बनाए फंक्शन पड़े होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि आप लोग खुद से फंक्शन बनाएंगे। तो ये वो फंक्शन है जो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होंगे। यहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आ रही है, शो एन। ये जो एन है, ये जो पैरामीटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आपके अपने प्रोग्राम में, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और वो पैरामीटर जो आपने फंक्शन बनाया होगा उसमें इस्तेमाल होंगे, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। दोबारा देख लें कि जो मेन प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसके अंदर आप जो पैरामीटर से मुराद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल आप लिखेंगे उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो मेन प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसके अंदर हम जितने पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे वो होंगे एक्चुअल पैरामीटर, और जो फंक्शन आप बनाएंगे उसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल होंगे वो हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। इनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सीक्वेंस से मुराद ये है कि पहले नंबर पे अगर आपने इंटीजर का इस्तेमाल किया तो यहाँ भी इंटीजर का इस्तेमाल करें और यहाँ भी इंटीजर का इस्तेमाल करें फंक्शन डिक्लेरेशन में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सीक्वेंस और टाइप्स जो है वो सेम होनी चाहिए। 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लिखें। 4 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन जो ये इसकी करेंगे वहाँ भी 4 वेरिएबल आप लोग लिखेंगे, और उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये फंक्शन बना हुआ है। अब ये जो लाइन है वाइड शो int, बेसिकली ये एक फंक्शन बना है
जिसकी रिटर्न टाइप है वाइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। फंक्शन का नेम क्या है, SHOW, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में INT इंट लिखा गया है। इंट मतलब डाटा टाइप है, एक पैरामीटर है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। ये फंक्शन का नेम है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसके लिए यहाँ पे कोडिंग की गई है। ये फंक्शन प्रिंट करेगा, शो है ना, शो से मुराद उन्होंने उससे रिलेटेड ही नाम रखा है, तो ये फंक्शन शो करेगा। शो क्या करेगा, द नंबर इज़ मॉडुलस टी, मतलब इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नम। नम वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, ये फॉर्मल पैरामीटर, ये जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। जो चीज़ फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखी जाएगी वही चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, सेम। ठीक है, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे, और जब इसको कॉल करेंगे तब। अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई नया बेबी पैदा होता है तो आप उसका नाम रखते हैं, वही नाम आप उसके CNIC पे या उसके बेफाम पे लिखवा देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाते हैं और सारी ज़िंदगी उसको उसी नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ भी समझ लें यही है, यही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक दफ़ा उसको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उसको जितनी दफ़ा बुलाना है उसके नाम से ही बुलाना है। नाम के स्पेलिंग चेंज नहीं करने, अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना है, अंडरस्कोर वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। जो एग्जैक्ट नाम यहाँ पे होगा वही नेम आप उसको कॉल करने में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ डज़ अ फंक्शन रिटर्न वैल्यू, कि एक फंक्शन वैल्यू को कैसे रिटर्न करता है। आपने एक फंक्शन बनाया सम का, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 2 और 3, आपने पैरामीटर दे दिए और वो वैल्यू रिटर्न करेगा। वो कैसे रिटर्न करेगा ये भी देख लेते हैं। हाउ कैन दिस वैल्यू बी यूज्ड, अब इसका आंसर देखें। अ फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, यही बात जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो रिटर्न टाइप है वो हमेशा सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगी। आंसर हमेशा सिंगल वैल्यू होगा। द रिटर्न टाइप इन फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम उसकी डाटा टाइप रखेंगे, रिटर्न टाइप की डाटा टाइप। रिटर्न टाइप की डाटा टाइप अगर आप रख रहे हैं कि इंटीजर, तो वही वैल्यू आपको रिटर्न की जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, इंट इज़ यूज्ड एज रिटर्न टाइप इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू द कीवर्ड वाइड इज़ यूज्ड एज रिटर्न टाइप। ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, INT इंट, ये है रिटर्न टाइप, ये भी रिटर्न टाइप है वाइड। यहाँ पे फंक्शन का नेम है सम, यहाँ पे फंक्शन का नेम है मेन। यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए गए, इंट A इंट B, मतलब दोनों पैरामीटर की जो टाइप थी वो इंटीजर है, लेकिन नीचे वाले में कोई पैरामीटर नहीं दिए गए। ये दोनों फंक्शन है। ठीक है, वाइड मेन ये आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं और ये फंक्शन आप बना सकते हैं। इसकी आगे ही डेफिनेशन देखें। द कीवर्ड रिटर्न इज़ यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, जो मेन प्रोग्राम आप लिखेंगे वो आपका कॉलिंग फंक्शन है, और जो फंक्शन आप बना रहे हैं वो आपका सिंपल फंक्शन होगा कॉल्ड, जिसको कॉल किया जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन अलॉन्ग विद द रिटर्न वैल्यू व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन अ फंक्शन। रिटर्न के लिए सिंटैक्स देख लें, रिटर्न और उसके आगे क्या है, एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखें, ये आपका मेन फंक्शन है और ये आपका सिंपल फंक्शन है जो आपने बनाया। फ़र्ज़ करें ये आपने बनाया सम के नाम से ही, आपका प्रोग्राम चलता जा रहा है, यहाँ कहीं आपने लिखा सम, कि सम को बुला के लेके आओ। अब कंट्रोल जो है आपके प्रोग्राम का वो यहाँ जाएगा, सम के अंदर जितनी फंक्शनिंग है वो करेगा। सम क्या करेगा, आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। अगर आपने रिटर्न टाइप लिखी है वाइड तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन होने के बाद अगर तो वैल्यू रिटर्न की जा रही है या नहीं भी की जा रही, तो आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा आपके कॉलिंग फंक्शन में आएगा, इसकी बाकी की स्टेटमेंट चलेंगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे आप अपना प्रोग्राम लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे क्लियर स्क्रीन, उससे पहले 1-2 लाइन लिखते थे, फिर एंड पे भी। तो जब भी आपका प्रोग्राम चलता था तो पहले आपकी ये प्रोग्राम की लाइनें चलती थी, फिर ये लाइब्रेरी से क्लियर स्क्रीन फंक्शन के सारे फंक्शन होते, आपके मॉनिटर की स्क्रीन जो है जो आपकी आउटपुट विंडो होगी वो क्लियर हो जाती थी। उसके बाद बाकी की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती थी। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लाइफ टाइम। मतलब लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं और इनका स्कोप कितना होगा, इनकी कितनी अहमियत होगी और ये किस किस किस्म के प्रोग्राम में चलेंगे, कितने एरिया में चलेंगे, या इनकी लाइफ टाइम कितनी होगी। इनके नाम से वाज़ेह हो रहा है। बेसिकली दो तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल मतलब जो थोड़े एरिया पे चलें, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, थोड़े एरिया के लिए होता है, उनकी लाइफ भी थोड़ी होती है, उसका स्कोप भी थोड़ा होता है। इसी तरह ग्लोबल मतलब वाइड, जो वाइड एरिया पे होगा। ग्लोबल वेरिएबल जो जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होगी, जिनका स्कोप ज़्यादा होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नाउन एज लोकल वेरिएबल। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप जो वेरिएबल लिखेंगे उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर आप बनाएं, क्रिएट करें। मतलब फ़र्ज़ करें आपने सिंपल सा फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल लिखा, 1 2 या 3, तो तमाम वेरिएबल लोकल वेरिएबल होंगे। अब इनका स्कोप कितना होगा, जाहिर है ये इस फंक्शन के अंदर बनेंगे, इसी फंक्शन तक ही इनका स्कोप रहेगा। जैसे ये फंक्शन चलेगा ये लोकल वेरिएबल काम करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इनकी लाइफ टाइम भी ख़त्म, इनका लाइफ की जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। इनका लाइफ टाइम इतना ही है कि ये इसी फंक्शन तक रहें, जब तक फंक्शन चलेगा लोकल वेरिएबल चलेंगे, जैसे ही फंक्शन बंद हो जाएगा लोकल वेरिएबल भी एंड हो जाएंगे, इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखें, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज नाउन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। Local variable can be used only in the function in which it is declared. If a statement access a local variable that is not in scope, the compiler generates a syntax error. मतलब इसका मतलब ये है, फ़र्ज़ करें आपने दो फंक्शन बनाए, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिखा x, ये एक लोकल वेरिएबल है जो इसी फंक्शन के अंदर चलेगा। अगर आप यहाँ से इसको आवाज़ें देकर बुलाएं कि इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे आके वर्किंग करो, तो ये वाले जो वेरिएबल हैं ये नहीं चलेंगे, बल्कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो एरर जनरेट होगा। और कौन सा एरर जनरेट होगा, सिंटैक्स एरर। ये अपने घर में रहते हैं, ये शरीफ वेरिएबल हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल, ये इधर उधर नहीं जाते। अब इसका देखें लाइफ टाइम कितना होगा। लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल, द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी इज़ नाउन एज द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चाहे ये लोकल की बात है चाहे ग्लोबल की, लाइफ टाइम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि जब तक एक वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, जब तक एक वेरिएबल मेमोरी में ज़िंदा रहता है, जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो उसका लाइफ टाइम है। जैसे हम लोग जितनी देर ज़िंदा रहेंगे उतना ही हमारा लाइफ टाइम होगा, 20 साल 30 साल 25 50 60 जो भी है, जितनी देर हम ज़िंदा रहेंगे वही हमारा लाइफ टाइम है। इसी तरह वेरिएबल की बात है, जब तक वेरिएबल मेमोरी में ज़िंदा रहेंगे, मतलब मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि मेमोरी नहीं है तो वेरिएबल भी नहीं, तो जितनी देर वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे वही उसका लाइफ टाइम होगा। अब लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना होता है ये देखें। द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल एंड्स, द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल आल्सो बिकम्स इनएक्सेसिबल। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि जैसे ही हम फंक्शन को ख़त्म करेंगे, फंक्शन की वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, तो लोकल वेरिएबल का जो लाइफ का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, इनका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा, और ये फिर आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके अंदर जो वैल्यू सेव है वो भी एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है, यहाँ पे सिर्फ लोकल की जगह ग्लोबल का वर्ड आया है, तो थोड़ा बहुत इसका स्कोप चेंज होगा, इसका जो लाइफ टाइम है वो भी चेंज होगा। A variable declared outside any function is known as global variable. Global variables can be used by all functions in the program. मतलब आप मेन फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो आपके ग्लोबल वेरिएबल होंगे। फ़र्ज़ करें ये आपका मेन फंक्शन है और ये छोटे छोटे आपने फंक्शन बनाए हुए हैं 4-5, ये सम के नाम से, ये डिवीजन के नाम से, ये मल्टीप्लिकेशन के नाम से, ये मॉडुलस के नाम से, या जैसे भी। तो ऐसा वेरिएबल जो आप मेन फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा, और इस वेरिएबल को एक्स को तमाम जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो लोकल होंगे, और जो मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। इसका स्कोप देखें,
Global variable can be used by all functions in the program. It means that these variables are globally accessed from any part of the program. इसका लाइफ टाइम देखें. Global variables exist in the memory as long as the program is running. These variables are destroyed from the memory when the program terminates. These variables occupy memory longer than local variables. अब इसका क्या मतलब है, वो एग्जांपल दूंगी. ये आपका मेन प्रोग्राम, यहाँ पे आपने एक्स को डिक्लेयर करवाया. ये छोटे छोटे 3 प्रोग्राम बने. इसके अंदर आपने वाई को लिखा, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी. अब इसमें लोकल वेरिएबल कौन से हैं, वाई ए बी. ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, एक्स. जब मेन प्रोग्राम किसी एक प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करेगा, उसका नाम यहाँ आप लिखिएगा वाई के वाई आ जाए, वाई मतलब ये वाला फंक्शन आ जाए, सॉरी, और इसके अंदर ये वाला वेरिएबल है. जब ये वाला फंक्शन चलेगा, इसके बाद ये फंक्शन एंड हो जाएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ से वाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी से भी ख़त्म हो जाएगा. मेमोरी में इसकी जो वैल्यू होगी वो अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे. लेकिन ये जो एक्स है यहाँ पे ग्लोबल वाला, ये अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल है, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है. लोकल वेरिएबल उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब फंक्शन को बुलाया, उसने अपना काम किया, उसके बाद इनकी लाइफ टाइम ख़त्म. इसी तरह ये भी ख़त्म हो जाएगा. जो ग्लोबल है वो देर तक रहते हैं, वो तब तक रहते हैं जब तक मेन फंक्शन काम करता रहता है. जब मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तब ग्लोबल वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स. आर्गूमेंट्स होते हैं मतलब पैरामीटर, यही चीज़ है. वेरिएबल्स, फिर आगे पैरामीटर इसलिए कह दिया गया क्योंकि वो लिखे जाते हैं ब्रैकेट्स में. तो यहाँ भी आर्गूमेंट और पैरामीटर समझ लें एक ही चीज़ है. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज़ अ फंक्शन डेट एक्सेप्ट नो आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न्स नो वैल्यू. ये वाला जो फंक्शन है ये हम अपने प्रोग्राम में शुरू से इस्तेमाल करते हैं, या वाइड मेन, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ये सबसे सिंपल फंक्शन है, ना तो ये कुछ रिटर्न करता है और ना ही ये किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है. द रिटर्न टाइप ऑफ सच फंक्शन इज़ वाइड, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. द पैरामीटर लिस्ट में भी एम्प्टी, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ब्रैकेट के अंदर. और द कीवर्ड वाइड कैन बी रिटर्न इन द पैरेंथेसिस. इसका क्या मतलब है कि आप ये जो लिखे ना वाइड मेन, इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा तो आप इसके अंदर ब्रैकेट में वाइड भी लिख सकते हैं. उसका मतलब भी यही है कि कुछ नहीं. ये ऐसे फंक्शन है जो विदाउट आर्गूमेंट्स हैं, इनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं, कोई आर्गूमेंट्स नहीं, सिंपल फंक्शन. दूसरी टाइप हम देख लेते हैं, फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स. अ फंक्शन में रिक्वायर सर्टन वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द रिजल्ट. जैसे मैंने आपको बताया, सम का फंक्शन अगर आप बनाएं तो आपको पैरामीटर चाहिए, सम के फंक्शन को वैल्यूज़ चाहिए, तभी तो वो कुछ सम कर सकेगा. और वो वैल्यूज़ क्या होंगी, पैरामीटर या आर्गूमेंट्स, वेरिएबल्स जिन्हें हम बोलते हैं. द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर पास्ड टू द फंक्शंस एज आर्गूमेंट्स. द फंक्शन कैन प्रोसेस द आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न द रिजल्ट बैक टू मेन फंक्शन. अ फंक्शन कैन ओनली रिटर्न सिंगल वैल्यू. द कीवर्ड रिटर्न इज़ यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू. सेम डेफिनेशन है जो हमने पीछे पढ़ी कि मेन फंक्शन जो है वो, जो आपका मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम जो है वो छोटे से जो फंक्शन होंगे, सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनको कॉल करेगा. और वो फंक्शन क्या करेंगे, वैल्यूज़ लेंगे, उनको सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू या सिंगल आंसर आपको दे देंगे. ठीक है, इस तरह से ये काम होगा. आपका यहाँ तक आज का एजेंडा जो है वो कंप्लीट हो जाता है. असाइनमेंट ये है कि आपने तमाम क्वेश्चन लर्न करने हैं अच्छे तरीके से. जो समझ नहीं आता मुझे मैसेज करके पूछें. शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इनको समझ के करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा. अगर जान छुड़वाने वाली बात करेंगे तब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. ध्यान से टॉपिक सुने. चैप्टर बहुत छोटा था. अगर तो ये लॉकडाउन का मसला ना होता तो क्लास में ये एक लेक्चर में ही आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता. लेकिन यहाँ मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो. 2 लेक्चर में इसलिए कवर किया ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें. ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे.